नमस्कार। तो आज हम देखेंगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए कूलिंग लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, आप सब ने भी आपके घर के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम लिया होगा। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये रूम में कितने टन का एसी चाहिए। हाँ, बस ऐसा ही डिसाइड करते हो ना कि अच्छा अच्छा ये रूम तो यार छोटा है तो ये 1 टन का चल जाएगा। ओह, ये रूम तो बड़ा है तो उसके लिए 1.5 टन का चलेगा। हाँ हाँ, सिर्फ साइज से आप डिसाइड कर दे दो कि यार बड़ा रूम तो इतना, छोटा रूम तो इतना। चलो अब एज्यूम करो कि कोई वो एलजी वाले या वोल्टास कंपनी वाले कैंपस रिक्रूटमेंट करके आपको ले गए, ओके? और आपको बता दिया कि यार ये राजहंस सिनेमा है ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो अब उसमें कितने टन का एसी लगाना है, तो वो टनेज का कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। हाँ? तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? राजहंस में जाएंगे, ओ इतना बड़ा हॉल है और इतना हॉल में इतने टन का, तो इतने बड़े हॉल में इतना टन, क्या इस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हाँ, नो 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 नो, देर इज स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी फॉर कूलिंग लोड कैलकुलेशन। हाँ, हर एक जगह पर थंब रूल नहीं चलेगा। हाँ, देर आर सम सिस्टमेटिक कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी टू डिसाइड व्हाट इज द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट फॉर द कूलिंग लोड। ओके, हाँ, तो जरा देख लेते हैं कि हाउ टू डिसाइड द कूलिंग लोड। ओके, हाँ, ताकि हाँ ऐसा नहीं है कि वो राजहंस सिनेमा और ये मॉल, वो दोनों का एरिया सेम है इसलिए दोनों के लिए सेम टन का कैपेसिटी चाहिए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट what is the condition in cinema and what is the condition in mall, even if volume is same for both buildings but cooling load may be different। ओके, चलो तो थोड़ा सिस्टमेटिकली देख लेते हैं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द कूलिंग लोड। ओके, तो मैं क्या सोचता हूँ, चलो ये मेथड को एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में ही देख लेते हैं। ओके, सो आइडिया विल बी मोर क्लियर। ओके, चलो तो मेरे पास एक स्टेटमेंट है। ओके, हाँ, तो देखो ये स्टेटमेंट बहुत लंबा है। ये स्टार्टिंग से जो पढ़ते पढ़ते आएंगे, ओके, तो लास्ट में आते आते तो पहले क्या पढ़ा था वो हम भूल जाएंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं कि ये पढ़ते पढ़ते जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उसे कोई फिगर में हम ड्रॉ करते जाएंगे। ओके, हाँ, ताकि फिगर से ड्रॉ करेंगे ना तो हमें सभी इंफॉर्मेशन एक ही फिगर से मिल जाएगा। ओके, सो व्हाट विल डू, we will read the statement and whatever be the detail given into the statement that we will mark in one small figure। okay, chalo, so let us start। so what he is telling, a laboratory of 30 मीटर बाई 20 मीटर बाई 4 मीटर हाइट। चलो तो एक फिगर तो ड्रॉ कर देते हैं, लेबोरेटरी का प्लान ड्रॉ करते हैं जिसका 30 बाई 20 उसका लेंथ और विड्थ है। ओके, सो एज्यूम दैट दिस लेबोरेटरी हैज 30 मीटर विड्थ एंड 30 मीटर लेंथ एंड 20 मीटर विड्थ। ओके, चलो तो मैंने टॉप व्यू ड्रॉ किया है। हाँ, ये टॉप व्यू ड्रॉ किया। ओके, हाँ, सो हाइट वी कैन नॉट मार्क इनटू द टॉप व्यू, तो मैं यहाँ पर कहीं पर हम लिख देते हैं कि इट्स हाइट इज 4 मीटर। ओके, हाँ, वो हाइट हमें टॉप व्यू में मिलेगा, लेकिन अब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट नहीं है तो टॉप व्यू ड्रॉ नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि हाइट ऑफ दिस रूम इज 4 मीटर। ओके, चलो इज टू बी एयर कंडीशन, चलो इसको एयर कंडीशनिंग करना है। ओके, और सब डेटा दिया है और ये पूछ रहा है कि इसमें कितने टन का एसी हमें लगाना है। वो वैसे तो क्या पूछा वो तो बाद में देखेंगे, हाँ, लेकिन ये रूम का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। चलो, सो व्हाट ही इज टेलिंग नेक्स्ट, द 30 मीटर वॉल फेसिस नॉर्थ। ओह, ये तो देखो इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन का भी इंफॉर्मेशन दिया है। okay? कि ये जो 30 मीटर का जो लेंथ है ना वो नॉर्थ साइड पर है। ओके, हाँ, तो ऑटोमेटिकली साउथ साइड पर भी 30 मीटर का आ जाएगा। सो ऑटोमेटिकली 20 मीटर विल फेस ऑन ईस्ट साइड एंड अगेन 20 मीटर विल फेस्ड ऑन वेस्ट साइड। ओके, हाँ, एक दिया है तो बाकी के देने की जरूरत नहीं है, बाकी का अपने आप सेट हो गया। ओके, हाँ, द नॉर्थ वॉल हैज 2 डोर्स। द नॉर्थ वॉल हैज 2 डोर्स ऑफ 2.5 मीटर एंड 3 मीटर ईच। चलो तो ये नॉर्थ फेस वाला जो वॉल है उसमें 2 डोर है। चलो तो एक को हम डोर नंबर 1 बना देते हैं, दूसरे को हम डोर नंबर 2 बता देते हैं। ओके, और उसका साइज भी उसने दिया है 2.5 मीटर बाई 3 मीटर, तो ये डोर का साइज विड्थ 2.5 मीटर, हाइट 3 मीटर, दोनों डोर का सेम है, तो D1 इज इक्वल टू D2, उसका एरिया 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर लिख देते हैं। ओके, चलो द
साउथ वॉल हैज 4 विंडोज। ओह, ये साउथ वाला जो वॉल है ना, उसमें 4 विंडो है। ओके, विंडो 1, विंडो 2, 3 एंड 4। चलो, तो 4 विंडो हम यहां पर मार्क कर देते हैं। ओके, ऑफ 2 मीटर बाई 1.5 मीटर ईच। विंडो का भी साइज दे दिया है उसने। ओके, सभी विंडो का साइज क्या है? 2 मीटर लेंथ एंड 1.5 मीटर विड्थ। ओके, चलो, तो सभी वॉल विंडो की साइज दे दी है 2 मीटर बाई 1.5 मीटर ईच। ओके, हाँ, द ईस्ट एंड वेस्ट वॉल ऑल्सो हैव 4 विंडोज ऑफ द सेम साइज। अरे, सिर्फ ये साउथ नहीं, ये ईस्ट और वेस्ट वॉल में भी 4 विंडो है। देखो, यहां पर भी मैंने 4 विंडो मार्क कर दिया और ये ईस्ट सरफेस पर भी 4 विंडो मार्क कर दिया। ओके, और वो सब का भी साइज सेम ही है, 2 मीटर बाई 1.5 मीटर ईच। ओके, चलो, तो ये भी लिख दिया। ओके, द लाइटिंग लोड इज 15 वोट पर मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया। तो इसमें जो लाइट तो जलाना पड़ेगा ना, अंधेरा थोड़ा रखना है। हाँ, तो उसने लाइटिंग रखा है। तो लाइटिंग लोड उसने किस तरह से दिया है? हाँ, कि 15 वोट पर मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 15 वोट लाइटिंग की जरूरत है। उसने उसका वो कुछ उसने थंब रूल से कुछ कैलकुलेट कर दिया था। ओके, तो वो लिख देते हैं, लाइटिंग लोड 15 वोट पर मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया। लेकिन लिखो, हाँ, हमारा फ्लोर एरिया 30 मीटर बाई 20 मीटर है, तो बाद में कैलकुलेट कर देंगे टोटल कितना चाहिए। ओके, चलो, नेक्स्ट क्या कहता है? द इनफिल्टरेशन ऑफ 1 एयर चार्ज। इनफिल्टरेशन इज 1 एयर चार्ज। उसका मीनिंग क्या है कि इसका जितना भी वॉल्यूम है, 1 चार्ज मीन्स 1 सेकंड में उतना चार्ज हो जाना चाहिए। ये रूम का जितना वॉल्यूम है उतना। ओके, मीन्स इट इंडिकेट द फ्रैक्शन कि ये रूम में जितना वॉल्यूम है, ओके, उसमें से कितना फ्रैक्शन 1 सेकंड में ट्रांसफर होना चाहिए। दैट इज द इनफिल्ट्रेशन चार्ज। ओके, हाँ, तो 1 मीन्स जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम 1 सेकंड में ट्रांसफर होना चाहिए एयर का। ओके, दैट इज द मीनिंग। ओके, what is the next? The solar heat gain factor for south, east, west glasses are 150, 50 and 350 वोट पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ओके, हाँ, तो सोलर हीट गेन फैक्टर पहले साउथ से स्टार्ट किया है, तो साउथ में हम एक सोलर का हीट गेन फैक्टर, तो सोलर जैसा एक सिंबल मार्क कर देंगे, उसे कहेंगे सोलर हीट गेन फैक्टर। ओके, हाँ, तो उसने साउथ के लिए कितना दिया है? पहला साउथ है, तो पहला कितना दिया है? 150। सो साउथ का 150 वोट पर मीटर स्क्वायर है। ओके, हाँ, तो सोलर मतलब ये सोलर रेडिएशन से जो कुछ ट्रांसपेरेंट जो विंडो होगी, तो उतना वोट पर मीटर स्क्वायर सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, ड्यू टू सोलर रेडिएशन। ओके, वो हमें एज्यूम कर देना है पर मीटर स्क्वायर के रेफरेंस में उसने दिया है। उसी तरह से उसने ईस्ट और वेस्ट ग्लासेस के लिए भी दिया है, क्योंकि विंडो उसका सिर्फ ईस्ट और वेस्ट ग्लासेस पर वेस्ट पर ही है। तो ईस्ट पर सोलर हीट गेन फैक्टर कितना है? 50। ओके, और वेस्ट पर कितना है? 350 है। देखो, वेस्ट पर 350 है। ओके, तो उतना मैंने लिख दिया। ओके, हाँ, तो ये इतना रेडिएशन तो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो ओके, नेक्स्ट व्हाट ही इज टेलिंग, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर wall, roof, floor, door and windows are something respectively. Okay, हाँ, तो मतलब कि यहाँ पर जो वॉल है, तो वॉल से भी कुछ हीट ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन, वॉल से भी कुछ हीट ट्रांसफर होगा। तो उसने सब उसका ओवरऑल हीट ट्रांसफर दे दिया है, ना तो उसने कंडक्टिव हीट ट्रांसफर दिया है, ना तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर दिया है। उसने खुद ही कैलकुलेट कर दिया है। लगता है उसने भी हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ के आया है। ओके, तो उसने सीधा हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ही दे दिया है। चलो, वेरी गुड, तो हमें उतना कैलकुलेट करने का कम हो गया। ओके, हाँ, सो लेकिन दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वॉल। हाँ, ये सिर्फ वॉल के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, नॉट फॉर ग्लास विच इज यूज्ड इनटू द विंडो। ओके, हाँ, तो क्या दिया है उसने? हाँ, तो उसने स्टार्ट किया है वॉल के लिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 2.5। तो हम क्या करते हैं, बाजू में लिख देते हैं
ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर वॉल इज 2.5। बाद में क्या लिखा है, रूफ, फ्लोर, डोर एंड विंडो। ओके, तो पहला रूफ, फ्लोर, डोर और विंडो के उसने हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिए हैं। क्या क्या दिया है, 2, 3, 1.5 एंड 6, 2, 3, 1.5 एंड 6 वोट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ओके, चलो तो उसको भी हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। दैट इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर सॉलिड वॉल। ओके, चलो नेक्स्ट व्हाट ही इज टेलिंग, द करेक्टेड इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस फॉर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वॉल्स, रूफ एंड फ्लोर्स आर समथिंग समथिंग रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस वॉल के लिए, सिर्फ वॉल के लिए उसने बताया। हाँ, इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस फॉर नॉर्थ मतलब कि इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि बाहर का और अंदर का इक्विवेलेंट। वॉल के लिए टेम्परेचर डिफरेंस आप क्या इज्यूम कर सकते हो, दैट इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर नॉर्थ। ओके, हाँ, उसके बाद नॉर्थ के बाद साउथ आता है, तो साउथ ने कितना दिया है 15, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस फॉर साउथ इज 15। ओके, ईस्ट के लिए 12। ओके, तो ईस्ट के लिए इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस 12। ओके, ईस्ट के बाद क्या आया, वेस्ट, वेस्ट लिखा है उसने। ओके, हाँ, तो वेस्ट का क्या कितना लिखा है 70, तो वेस्ट का लिख देते हैं 70। ओके, उसके बाद रूफ और फ्लोर का दिया है जो कि हमने ड्रॉ नहीं किया है, तो बाजू में लिख देते हैं रूफ और फ्लोर का इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, हाँ, ठीक ठाक लग रहा है ना, हाँ, ठीक ठाक लग रहा है। देखो रूफ पर सबसे ज़्यादा वो टेम्परेचर होगा। ओके, इसलिए उसका टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम है 20। देखो ये बाकी का सब ये 12-15 के रेंज में चल रहा है। ओके, लेकिन रूफ का सबसे ज़्यादा। और फ्लोर पर देखो वो तो सॉइल पर है। ओके, वो तो रिलेटिवली ठंडा होगा, तो देखो उसका रिलेटिवली टेम्परेचर डिफरेंस भी कम है। ओके, हाँ, तो ये कुछ प्रैक्टिकल उसने सोच समझ के कुछ डेटा दिया लगता है, कुछ ऐसे ही फेंका फेंकी नहीं की है उसने, कुछ ठीक ठाक ऑब्जर्वेशन लेकर मार्क किया है ऐसा लग रहा है। ओके, हाँ, चलो व्हाट ही इज टेलिंग नेक्स्ट, देर आर 100 persons with sensible and latent heat loads of 75 वोट एंड 55 वोट ईच रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो ये लेबोरेटरी कुछ बहुत बड़ी लेबोरेटरी लग रही है, अपने HMT लेबोरेटरी जैसा बड़ा लग रहा है। हाँ, कि उसमें 100 persons एट अ टाइम कैन बी एकोमोडेटेड। ओके, 100% एक साथ आ जाते हैं। ओके, और हर एक पर्सन का, एक पर्सन आएगा तो उसका सेंसिबल हीट 75 होगा और उसका लेटेंट हीट 55। ओके, हाँ, सेंसिबल हीट मतलब कि क्या, वो बाहर एकदम गरम 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 होकर आ गया है और अंदर आके उसका ठंडा करना है तो उसको 75 वोट चाहिए। ओके, हाँ, इवन हमारा जो बॉडी होता है ना, वो भी कुछ टेम्परेचर मेंटेन रखने की ट्राई करता है, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ओके, हाँ, कि एसी ने उसका 1 डिग्री घटाया तो इंटरनल सिस्टम से भी वो टेम्परेचर मेंटेन करने की ट्राई करता है, वो तो दोबारा बढ़ा देगा टेम्परेचर। ओके, हाँ, तो वो भी अल्टीमेटली उसको भी टेम्परेचर ड्रॉप करने का काम हमारा एसी का है। हाँ, तो सेंसिबल हीट इतना है 75 वोट और लेटेंट हीट एक पर्सन का कितना है 55 वोट। हाँ, लेटेंट हीट मतलब कि क्या, हाँ, कि बॉडी हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो जो वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट, सॉरी, वो पसीना, हाँ, स्वेट के फॉर्मेट में बाहर निकालेगा, वो मेंटेन करेगा। तो स्वेट जो लिक्विड है उसको वेपर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम, तो वो क्या होता है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन हुआ। ओके, सो दैट हीट रिक्वायरमेंट दैट इज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लेटेंट हीट। ओके, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हुआ तो हाँ, इतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा, मैक्सिमम वो वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए, हाँ, वो पर पर्सन हमें 55 वोट लेना है। ओके, मतलब कि पसीने को इवोपरेट करने के लिए 55, आदमी को ठंडा करने के लिए 75। इन शॉर्ट हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्या कहता है, द वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट इज 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन। ओके, ओके, इसने कुछ ऐसा उसको कुछ गवर्नमेंट का रूल मालूम होगा। हाँ, कि उसने क्या बताया है कि पर पर्सन 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट वेंटिलेशन करना है। ओके, हाँ, मतलब कि एक पर्सन के लिए 1 मिनट में 0.3 मीटर क्यूब फ्रेश एयर तो आपको वेंटिलेट करनी ही है। ओके, हाँ, वो शायद वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए ऐसा कुछ, इसके लिए कुछ रूल बनाया होगा। ओके, हाँ, तो वो भी हमें कंसीडर करना है, क्योंकि वो बाहर से एयर आएगी तो ऑब्वियसली उसको भी ठंडा करने के लिए कुछ हमें कूलिंग लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, तो वो भी उसने दिया है। ओके, चलो, तो वो हमने लिख दिया। ओके, वेंटिलेशन के लिए 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन, इतना
वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है फॉर वेंटिलेशन लोड। ओके, चलो व्हाट ही इज टेलिंग नेक्स्ट, द आउटडोर कंडीशन इज 43 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 0.0277 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो। मतलब कि बाहर आउटडोर कंडीशन क्या है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, 0.0277 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, दैट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो। चलो तो आउटसाइड एयर का कंडीशन बाहर लिख देते हैं। ओके, अब बाहर के एयर का कंडीशन ये है, अरे यार ये तो लगता है समर का सीजन लग रहा है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड, अरे भाई तो वो तो गर्म ही हो जाएंगे ना इतने आदमी। हाँ, इसीलिए तो एसी में तो उनको लगता है काफ़ी कुछ लोड पड़ेगा इसका। हाँ, उसने दूसरा क्या बताया है, इंडोर कंडीशन क्या मेंटेन रखना है। हाँ, कि उसको लगा होगा कि ये कंडीशन पर इंसान को कंफर्टेबल महसूस होगा, ऐसा उसको कुछ लग रहा है। ओके, तो ये हमें मेंटेन करना है। तो इंडोर एयर कंडीशन का कंडीशनिंग क्या होना चाहिए, एयर कंडीशन क्या होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इंडोर कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो 0.01 किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, चलो तो ये कंडीशन हमें अंदर मेंटेन रखना है, रूम के अंदर ये मेंटेन रखना है। चलो तो ये भी लिख देते हैं। ओके, हाँ, उसने क्या बताया, यूज अ फैक्टर ऑफ 1.25 फॉर लाइटनिंग लोड। हाँ, उसने क्या बताया है कि लाइटनिंग लोड के लिए आप थोड़ा सा फैक्टर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करो, इसलिए वो इसलिए बता रहा है कि हो सकता है कि उसके पास लाइट ज़्यादा है। ओके, लेकिन एट ए टाइम वो कम यूज करेगा, लेकिन जो फुल लोड कंडीशन पर है तो शायद 25% उसने ज़्यादा लाइट का प्रोविजन रखा है। ओके, तो हो सकता है कि एक साथ जो चालू कर दे तो 25% लाइट का लोड बढ़ जाएगा, ऐसा कंडीशन हमें एज्यूम कर लेना है। ओके, हाँ, मतलब कि हमको जो लाइटनिंग लोड दिया है ये 15 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर एरिया, उतना तो उसने रखा ही है, लेकिन थोड़े उसने स्पेयर में रखे होंगे। ओके, कि वो पिक्चर खत्म हो जाए ना तो एक साथ चालू करने के लिए चाहिए, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ उसने सोच समझ के थोड़ी ज़्यादा लाइटनिंग रखी है। तो उसने क्या बताया कि लाइटनिंग लोड थोड़ा आप एग्जेसिव रखना। ओके, इतना तो है ही, 1.25 जितना ज़्यादा लाइटनिंग लोड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए लोड कैलकुलेट करना है। ओके, हाँ, तो उसने क्या कहा है, डिटरमाइन रूम सेंसिबल हीट लोड एंड रूम लेटेंट हीट लोड। ओके, तो हमें रूम सेंसिबल हीट लोड और रूम लेटेंट हीट लोड फाइंड आउट करना है विथ 5% सेफ्टी फैक्टर। हाँ, मतलब कि हमको 5% सेफ्टी फैक्टर रखना है। हाँ, क्योंकि शायद जो हो सकता है कि 100 के बदले उसको लगता है कि शायद 125 भी 105 भी % आ सकते हैं, वो खुद श्योर नहीं होगा, इसलिए उसने थोड़ा सेफ्टी फैक्टर मार्जिन करने रखा है कि 5% ले लो सेफ्टी फैक्टर। दूसरा 5% फॉर फैन पावर, फैन का पावर के लिए आप 5% ले लो, 1% फॉर लीकेज सप्लाई एयर एंड 0.5% फॉर हीट लीकेज थ्रू सप्लाई डक्ट। मतलब कि जो आप एसी का जो सिस्टम आप रखोगे तो उसमें लीकेज के लिए थोड़ा इतना सेफ्टी फैक्टर रख देना 0.5 का। ओके, 1% लीकेज लोड, मतलब कि वो शायद उसका एयर है, वो शायद हो सकता है कि लीकेज हो गया, या तो फिर हीट, सॉरी एयर नहीं, हीट का लीकेज का सेफ्टी फैक्टर उसने बताया कि कुछ ये डोर अच्छे से बंद नहीं हुआ तो उसमें से हीट इतना लीक हो जाएगा, ऐसा इसको कुछ डाउट है, तो उतना आप मार्जिन रख के चलना, ऐसा उसने बता दिया है। ओके, चलो तो हमने क्या किया, हम जितना भी इंफॉर्मेशन दिया, हाँ, हीट लीकेज लोड, ये सेफ्टी फैक्टर, फैन का परसेंटेज, ये सब हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, रूम सेंसिबल हीट लोड और रूम लेटेंट हीट लोड हमें कैलकुलेट करना है, क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेशन हो जाएगा तो हमें डायरेक्टली वो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन बता देगा। ओके, तो अब पूरा स्टेटमेंट में जितना भी डेटा दिया था वो हमने ये फिगर में रख दिया। ओके, बस तो हमें ये फिगर ही अब रिफर करनी है। ओके, चलो तो अब हमने स्टेटमेंट भी पढ़ा, फिगर में भी ड्रॉ कर दिया। अब जरा मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कौन कौन से लोड यहां पर एप्लीकेबल है, मीन्स विच लोड वी हैव टू कंसीडर। ओके, एक के बाद एक देखते जाओ कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर कौन कौन से हीट लोड हीट ट्रांसफर हो रहा है, किस तरह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, बाद में स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, हाँ, तो सबसे पहले ये जो वॉल्स है वो वॉल में से हीट ट्रांसफर हो सकती है, मैं सिर्फ वॉल की बात कर रहा हूँ, ये वॉल से। ओके, ये सब वॉल से कुछ हीट ट्रांसफर होगा। ओके, चलो तो सबसे पहले
कि हीट ट्रांसफर थ्रू वॉल, ओके। हाँ, उसके रिलेटेड उसने कुछ थोड़ा बहुत डेटा दिया है, ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि हाँ, सिर्फ वॉल नहीं, हम रूफ और विंडो से भी हम हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर देंगे, ओके। चलो, तो एक रूम, वॉल, रूफ, विंडो से हीट ट्रांसफर होगा, ओके। वो जितना भी हीट ट्रांसफर होगा वो कौन से नेचर का होगा? हाँ, देखो, उसमें सिर्फ हीट आएगा, उसके साथ कुछ भी वाटर पार्टिकल नहीं आएंगे, या वाटर वेपर नहीं आएगा, या वाटर लिक्विड के फॉर्मेट में नहीं आएगा, ओके। हाँ, लिक्विड के फॉर्मेट में आएगा तो वो लिक्विड इवोपरेट होगा, तो वो लेटेंट हीट कैलकुलेट करेगा, ओके। हाँ, लेकिन ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं, यहाँ से सिर्फ हीट लोड आएगा, तो वो हीट कौन से कैटेगरी में फॉल होगा? तो दैट विल बी कंसीडर ओनली इनसेंसिबल हीट, मतलब कि ये जो भी लोड है, हीट ट्रांसफर थ्रू वॉल, रूफ एंड विंडो, दैट विल बी कंसीडर ओनली इनसेंसिबल हीट। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी लिक्विड ट्रांसफर नहीं होगा, पानी उसमें से नहीं आएगा। पानी आएगा तो वो लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन होगा, तो वो हमें लेटेंट हीट के कैटेगरी में मार्क करना पड़ता, लेकिन ऐसा तो कोई केस नहीं होगा ये केस में, तो यहाँ पर हम सिर्फ सेंसिबल हीट होगा, ओके। चलो, दूसरा क्या है कि हाँ, उसने वो सोलर रेडिएशन की भी बात की है, ओके। हाँ, कि सोलर हीट गेन फैक्टर भी दिया है, ओके। सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट सोलर हीट गेन ऑल्सो विच कैन बी ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम दिस ग्लास विंडोज, ओके। हाँ, तो सोलर हीट गेन वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। सो सोलर हीट गेन थ्रू द ग्लासेस, ओके। लेकिन देखो, सोलर हीट गेन में सिर्फ हीट ही ट्रांसफर होगा, हाँ, इसमें से लिक्विड ट्रांसफर नहीं होगा, ओके। सो वॉट एवर बी द हीट गेन ड्यू टू दिस सोलर हीट गेन, दैट विल बी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेंसिबल हीट ओनली, ओके। वो कोई भी लेटेंट हीट लोड इम्पार्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से पानी आने वाला नहीं है, ओके, तो उसका लिक्विड का वेपर कन्वर्जन नहीं होने वाला है, ओके। चलो, तो ये सिर्फ सेंसिबल हीट कंसीडर होगा, ओके। चलो, दूसरा क्या है? दूसरा कौन लोड कंसीडर करेगा? अरे भाई, ये जो इंसान अंदर आए तो वो भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर लोड, कूलिंग लोड प्रोड्यूस करेंगे, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट हम लेंगे हीट गेन फ्रॉम द पर्सन्स, ओके। जितने इंसान आएंगे तो उसको भी ठंडा करना है, ओके। तो वो ठंडा करने के लिए वो भी कूलिंग लोड हमें कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। लेकिन देखो, वो इंसान आएगा तो इंसान को तो ठंडा करना है सेंसिबली, लेकिन उसके पसीनों को भी इवोपरेट करना है, मतलब कि वो लेटेंट हीट में फॉल होगा। तो यहाँ पर पर्सन्स के रिलेटेड दोनों लोड हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सेंसिबल हीट एज वेल एज लेटेंट हीट, ओके। हाँ, तो दोनों लोड यहाँ पर हमें कंसिडर करने पड़ेंगे पर्सन्स के लिए, ओके। हाँ, दूसरा उसने क्या दिया था? हाँ, कि एयर इनफिल्ट्रेशन दिया है, ओके। हाँ, कि वो एयर चार्ज दिया है ना, मतलब कि एयर इनफिल्ट्रेशन दिया है, ओके। कि 1 मिनट में इसका जितना वॉल्यूम ऑफ एयर है उतना एयर रिप्लेस हो जाना चाहिए, ओके। हाँ, सो हीट गेन ड्यू टू द इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ओके। तो वो भी कुछ हीट लोड क्या कंसिडर हीट लोड होगा वो भी। तो उसमें कौन कौन सा हीट आएगा? हाँ, कि जो बाहर से एयर अंदर आ रही है वो कौन कौन से लोड इम्पार्ट करेगी? हाँ, तो वो बाहर ही एयर है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा, मीन्स इट विल कंसिडर द सेंसिबल हीट, ओके। तो वो सेंसिबल हीट लोड अप्लाई करेगा उसको टेम्परेचर ड्रॉप करने के लिए। लेकिन दूसरा, यहाँ पर जो एयर है उसमें कुछ ह्यूमिडिटी होगी, ओके, मतलब कि वाटर वेपर के फॉर्मेट में होगा, ओके। और हमें पता है कि बाहर के एयर को जो हम ठंडा करते हैं तो वो वेपर जब इवोपरेटर से पास होती है तो वो कंडेंस हो जाती है, तो लिक्विड के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वेपर लिक्विड के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है तो मैक्सिमम फ्रैक्शन विल बी लेटेंट हीट इन नेचर, ओके। वेपर का जब लिक्विड में कन्वर्जन करना है तो उसका मैक्सिमम फ्रैक्शन लेटेंट हीट का फ्रैक्शन होगा, ओके। तो यहाँ से जो बाहर की एयर जब अंदर आती है तो वो दोनों टाइप का हीट लोड प्रोड्यूस करेगा, सेंसिबल हीट, ओके, टेम्परेचर ड्रॉप करने के लिए, लेटेंट हीट वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अरे भाई, आपके एसी में भी आपने देखा है ना कि कभी एसी चालू करोगे ना, हाँ, तो वो पानी टपकने लगता है,
तो क्या एसी पानी प्रोड्यूस करता है क्या? हाँ, एसी पानी प्रोड्यूस नहीं करता है। जो बाहर की एयर में जो वेपर है वो जब इवोपरेटर कॉइल पर हीट ट्रांसफर करता है तो वो वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है। ओके, वो वाले लेटेंट हीट की मैं बात कर रहा हूँ जो वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ओके, चलो, तो इन फिल्टरेशन एयर विल प्रोड्यूस बोथ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। ओके, हाँ, लेकिन उसने देखो वेंटिलेशन के लिए भी हमें थोड़ी बहुत एयर चाहिए। देखो तो उसने बताया ना, हाँ, कि वेंटिलेशन के लिए भी उसने बताया कि 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन उसको एयर चाहिए। तो दोबारा वो एयर आई तो वो एयर भी दोनों सेंसिबल प्लस लेटेंट दोनों हीट लोड प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो वो भी लोड हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, हीट लोड कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। ओके, तो वो हम नेक्स्ट लिख देते हैं। और कोई लोड एसी पर प्रोड्यूस होगा क्या? हाँ, होगा ना। ये देखो लाइट भी उसने जलाई है। ओके, हाँ, तो देखो लाइट कितना है तो क्या 15 वोट पर मीटर स्क्वायर एरिया और थोड़े बहुत फैक्टर दे दिए है। ओके, हाँ, तो ये लाइट जो लोड प्रोड्यूस करेगा वो कौन से वाले कैटेगरी में प्रोड्यूस होगा? हाँ, लाइट। हाँ, तो देखो लाइट जो लोड प्रोड्यूस करेगा, अरे लाइट जो लोड प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी ओनली सेंसिबल इन नेचर। अरे भाई, लाइट को वेपर इमिट नहीं करेगा, वो सिर्फ हीट ही इमिट करेगा। ओके, सो दैट विल बी ओनली सेंसिबल इन नेचर, उसमें लेटेंट हीट का कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। ओके, हाँ, तो उसका तो सिर्फ लाइट ही है। हाँ, लेकिन आपके लेबोरेटरी में तो हो सकता है कि कंप्यूटर है तो हमें कंप्यूटर का भी वोट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो प्रिंटर है तो प्रिंटर के भी वोल्टेज कैलकुलेट वोट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके, चलो, लेकिन उसकी लेबोरेटरी में लगता है कि प्रिंटर कंप्यूटर जो भी है उसके लिए उसने एक फैक्टर दे दिया है। कौन सा वाला फैक्टर? 1.25 वाला फैक्टर। ओके, मतलब कि 25% आप ये कंप्यूटर प्रिंटर उसके लिए ले लो, ऐसा उसने एज्यूम कर दिया है। ओके, या फिर एक्सिसिव लाइट ले लो, ऐसा उसने फैक्टर में कंसीडर कर दिया है। ओके, चलो, तो इतने लोड हमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है बस। तो ये सब लोड एयर कंडीशनिंग सिस्टम को कैरी करके सिस्टम के बाहर दोबारा भेजना है। ये कंटिन्यूसली इस तरह से आते रहेंगे। एयर कंडीशनिंग सिस्टम को क्या करना है, ये सब लोड एयर कंडीशनिंग सिस्टम थ्रू दोबारा बाहर भेज देना है। ओके, हाँ, तो हमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम का लोड कैलकुलेट करना है। ओके, चलो, तो क्या करेंगे, इतने जो लोड हमने कंसीडर किए हैं उसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते चले जाएंगे और क्या करेंगे। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1। पहले से स्टार्ट करते हैं। हीट ट्रांसफर थ्रू वॉल, रूफ एंड विंडोज। ओके, चलो, तो सबसे पहले हीट ट्रांसफर थ्रू वॉल, रूफ एंड विंडोज पर हम कंसीडर करते हैं। और हमें पता है कि ये जो हीट ट्रांसफर है वो कंप्लीटली सेंसिबल इन नेचर होगा। ओके, सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा है, कोई लिक्विड ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओके, चलो, तो मुझे बताओ कि आपको जो कोई पूछता है कि एक वॉल है तो ये वॉल में से कितना हीट ट्रांसफर होता है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? अरे यार, उसको सर को बताओ ना, हमने पूरा का पूरा हीट एंड मास ट्रांसफर हमने तो क्या पढ़ लिया है उसके ये पूरे ये टॉपिक के रिलेटेड। तो क्या है, Q इज इक्वल टू KA/dT/dx। ओके, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने क्या बताया है, उसने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया है। देखो, वॉल्स का ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया है, मतलब कि उसने है ना सब कुछ कैलकुलेट करके रखा है कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर दूसरा भी। ओके, तो उसका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट उसने फाइंड आउट करके रखा है। ओके, तो हमें तो कोई झंझट नहीं लगता है, ये बहुत हीट एंड मास ट्रांसफर में ये मास्टर आदमी है। ओके, उसने खुद ही कैलकुलेट करके रखा है। ओके, कि हीट रेजिस्टेंस बाय दिस कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, अगेन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, तो वो सब हमें कैलकुलेट नहीं करना है, उसने खुद ही कैलकुलेट कर दिया है। और उसने ओवरऑल हीट ट्रांसफर के फॉर्मेट में हमें वो दे दिया है। ओके, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? Q इज इक्वल टू, हाँ, वो तो हमें आता है, Q इज इक्वल टू UA∆T। ओके, हाँ, तो उस तरह से हम फाइंड आउट करके UA∆T। ओके, तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, हाँ, उसे कहेंगे इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, बस, तो एक काम करते हैं, सबका सेपरेट सेपरेट क्यों कैलकुलेट करते हैं, एक टेबल ही बना देते हैं। हमें
सेंसिबल हीट फाइंड आउट करना है तो ये 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, यू की जरूरत पड़ेगी, एरिया की जरूरत पड़ेगी और इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो जो हमें क्यू फाइंड आउट करना है तो वील कैलकुलेट क्यू फ्रॉम दिस टर्म यू ए डेल्टा टी, दैट इज सेंसिबल हीट गेन। ओके, वील टेक अ वील एंड दिस इक्वेशन विल गिव अस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वोट, वो वोट के फॉर्मेट में हमें मिलेगा। ओके, हाँ, तो उसके लिए हमें पहले चाहिए U, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो पहला टेबल हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का ले लेंगे। ओके, दूसरा चाहिए एरिया, तो दूसरा टेबल हम ले लेते हैं एरिया का। और तीसरा चाहिए इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस, तो तीसरा कॉलम हम ले लेते हैं इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस का। ओके, बस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंसिबल हीट गेन हमें मिल जाएगा। ओके, चलो, तो कहाँ कहाँ से सेंसिबल हीट ट्रांसफर होने के पॉसिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट, सॉरी ये वॉल मैं नहीं करूँगा जरा। पहले तो ये नॉर्थ वॉल से हीट ट्रांसफर देखते हैं, सिर्फ वॉल से। ओके, हाँ, तो ये नॉर्थ वॉल का हम हीट ट्रांसफर देखते हैं। ओके, सिर्फ ये नॉर्थ वॉल की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ व्हाट इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर नॉर्थ वॉल। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो भी है उसने वॉल के लिए एक ही ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बता दिया है, दैट इज 2.5। तो उसका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है 2.5। ओके, अब इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो कितना एरिया है, 30 मल्टीप्लाई बाई हाइट। ओके, हाँ, तो 30 इज द लेंथ, हाइट इज 4। ओके, हाँ, लेकिन यहाँ पर तो 2 डोर है, उसने बताया ना 2.5 मीटर बाई 3 के 2 डोर है, तो वो तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो डोर वाले पोर्शन में कैलकुलेट करेंगे। ओके, हाँ, वॉल में नहीं, क्योंकि डोर का ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कुछ और दिया है। ओके, तो उसके लिए हम माइनस कर देंगे, जो डोर का एरिया है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो डोर का एरिया कितना है, 2.5। पहले तो डोर का एरिया में काम करते हैं, हम डायरेक्टली कैलकुलेट ही कर देंगे। एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 7.5। ओके, तो एक डोर का एरिया हो गया 7.5। ओके, ऐसे कितने डोर है नॉर्थ फेस पर, 1 और 2 डोर है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो उतना एरिया निकाल दिया। तो ये सिर्फ वॉल का एरिया हो गया कितना, 105 मीटर स्क्वायर। ओके, चलो, सो दिस इज द एरिया ऑफ ओनली वॉल ऑन नॉर्थ साइड। ओके, हाँ, और उसके लिए इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया है, हाँ, नॉर्थ वॉल के लिए इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस इज 12। ओके, 12 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 12 लिख देते हैं। ओके, हाँ, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यू ए डेल्टा टी। ओके, यू एरिया डेल्टा टी, सो दिस इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर ओनली वॉल फ्रॉम द नॉर्थ फेस। ओके, चलो, सो कंप्लीट अबाउट दिस नॉर्थ वॉल। ओके, तो बाकी की वॉल में मैं फटाफट समझा दूँ तो चलेगा। अब हाँ, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। साउथ वॉल कितना है, हाँ, तो इतना है। इसमें 4 वॉल विंडो है, तो 4 विंडो हम माइनस सबट्रैक्ट कर देंगे, टोटल एरिया में से 4 विंडो हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल एरिया कितना है, तो 20 इज द लेंथ ऑफ द वॉल एंड 4 इज द हाइट ऑफ द वॉल। ओके, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20, सॉरी मैंने ईस्ट ले लिया, मैं साउथ ये है, ये सॉरी मैंने ईस्ट ले लिया। साउथ की बात करते हैं तो इसकी बात करेंगे। ओके, हाँ, तो साउथ का वॉल इतना है, तो टोटल एरिया कितना होगा, 30 मल्टीप्लाई बाई हाइट। ओके, तो 30 और हाइट इज 4। ओके, उसमें से 4 विंडो का एरिया हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले विंडो का एरिया कैलकुलेट कर देते हैं। तो विंडो का एरिया कितना है, हाँ, तो एरिया ऑफ द विंडो इज 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5। ओके, दैट इज 3 मीटर स्क्वायर। तो एक विंडो का एरिया 3 मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन उतनी कितनी विंडो है यहाँ पर, 4 विंडो है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 हम इतना सबट्रैक्ट कर देंगे, तो इतना नॉर्थ वॉल आ गया। ओके, सिर्फ इतना वॉल की ही बात कर रहे हैं। ओके, इतनी वॉल। ओके, सिर्फ वॉल, नॉर्थ वॉल, सॉरी साउथ वॉल। ओके, साउथ वॉल। ओके, इतना। ओके, चलो, तो वो साउथ वॉल का एरिया आ गया। ओके, साउथ वॉल का ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना है, अरे वॉल के लिए सब सेम ही है, 2.5। ओके, और उसका साउथ वॉल का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, हाँ, साउथ वॉल का टेम्परेचर डिफरेंस दिया है 15, तो ये 15 ले लेते हैं। ओके, तो अब हो गया यू ए डेल्टा टी। ओके, तो दैट इज 4050। ओके, चलो, तो वॉल अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाता हूँ। ओके, ईस्ट वॉल में दोबारा, हाँ,
टोटल 20 इंटू 4 इज द टोटल वॉल, उसमें से विंडो का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 विंडो, एक विंडो के एरिया 3, इसलिए टोटल वॉल का एरिया हो गया 68। ओके, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 2.5। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस उसने दिया है 12। ओके, तो वो लिख देते हैं 12। सो ओवरऑल हीट ट्रांसफर विल बी 2040। ओके, चलो वेस्ट के लिए मैं नहीं बताता हूँ, एज्यूम कर देता हूँ कि आप लोग कैलकुलेट कर दोगे। ओके, हाँ, अब रूफ के लिए, हाँ, तो रूफ के लिए इतना एरिया कितना हुआ, हाँ, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 20, दिस इज द एरिया ऑफ द रूफ। ओके, ये रूफ का एरिया हो गया 30 मल्टीप्लाई बाई 20। ओके, हाँ, उसमें ना कोई विंडो है ना तो कोई डोर है, तो टोटल एरिया आ जाएगा। ओके, उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना दिया है, 2 वोट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तो वो भी लिख देते हैं। इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस रूफ के लिए कितना दिया है, दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, चलो, सो फॉर रूफ हीट ट्रांसफर थ्रू रूफ दैट इज UA डेल्टा T 24,000। ओके, चलो, तो सिमिलरली फॉर फ्लोर के लिए भी एरिया सेम। ओके, लेकिन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर फ्लोर इज इक्वल टू 3, फ्लोर का ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 3 है। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस फॉर फ्लोर इज 2.5, तो उसका हीट ट्रांसफर 4500 आ गया। ओके, हाँ, तो अब क्या करते हैं, अब डोर विंडो से भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो डोर का एरिया, हाँ, ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है 7.5, डोर का एरिया हमने ऑलरेडी 7.5 कैलकुलेट करके रखा है। ओके, नॉर्थ फेस में 2 डोर है, तो डोर रख देते हैं। ओके, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर डोर इज गिवन 1.5। ओके, एंड टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो नॉर्थ फेस के लिए जो लिया वो एज इट इज ले लेते हैं। ओके, 12। ओके, तो उतना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डोर से आ गया। ओके, अब विंडोज के लिए, ओके, तो अब मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा समझाने की जरूरत है, मैं फटाफट समझा देता हूँ। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ विंडो इज 6। ओके, एरिया ऑफ द विंडो इज 3 मीटर स्क्वायर। ओके, अब साउथ वॉल के लिए टोटल विंडोज आर 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4। ओके, सो टोटल एरिया इज 12। ओके, अब इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस क्या लेते हैं, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस डायरेक्टली। ओके, क्योंकि ये ग्लास विंडो है ना। ओके, हाँ, तो उसमें हम एज्यूम करेंगे कि ये सिर्फ ग्लास वॉल है। ओके, तो उसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ एयर, बाहर का 43, अंडर का 25। ओके, सो 43 माइनस 25 जो भी आ रहा है दैट इज 80। ओके, वैसे जरूरी नहीं है, you can take this equivalent temperature difference also, but this is the general practice. Okay, so that's why we will take dry bulb temperature difference for glass windows. Glass windows के लिए हम dry bulb temperature difference लेंगे. Okay, means temperature difference measure by thermometer. Okay, हाँ, तो ग्लास विंडो के लिए हम लेंगे। ओके, दैट इज UA डेल्टा T, तो ये आ गया। तो सिमिलरली ईस्ट वॉल के लिए, तो ईस्ट वॉल में जो विंडोज़ है वो, वेस्ट वॉल में जो विंडोज़ है, ओके, सब के लिए कैलकुलेट कर देंगे। ओके, तो सब का समेसन हम कर देते हैं लोड का। ओके, तो दैट इज टोटल लोड इज इक्वल टू 44.788 किलोवाट। ओके, चलो, तो दिस इज द हीट ट्रांसफर थ्रू, सेंसिबल हीट ट्रांसफर थ्रू wall, door, window, roof as well as floor. ओके, चलो देखो, हाँ, थोड़ा एनालिसिस करते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, आप थोड़ा देख सकते हो क्या। हाँ, मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र इज़ फ्रॉम रूफ। ओके, सीलिंग से सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, देखो 24,000 सबसे ज़्यादा, यही क्रिटिकल है। हाँ, सबसे ज़्यादा वहाँ पर ही आप देखते हो ना, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में जब देखते हो तो जिसका टॉप फ्लोर पर वो जो घर होता है ना, हाँ, उसको समर में बहुत गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि उसका सीलिंग सबसे ज़्यादा हीट होता है इसीलिए। ओके, हाँ, जबकि जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे उसका कूलिंग इफेक्ट बढ़ता रहेगा। ओके, सो दिस इज फॉर सेंसिबल हीट थ्रू वॉल, रूफ एंड विंडोज। ओके, चलो, तो एक हो गया, तो उसको क्या करेंगे, हम सेकंड जाएंगे और क्या करेंगे। चलो, सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, सोलर हीट गेन फ्रॉम विंडो ग्लासेस। विंडो ग्लासेस में जो ये सोलर हीट गेन है ना, वो देख लेते हैं। ओके,
हाँ इट मे बी रिलेटेड टू डायरेक्ट रेडिएशन। ओके, वो डायरेक्ट रेडिएशन से कितना आता है वो उसकी बात कर रहा है। ओके, तो वो अपना कन्वेक्शन कन्वेक्शन और कंडक्शन में नहीं आएगा। ओके, उसको सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसने डायरेक्टली सोलर हीट गेन फैक्टर ही दे दिया है, दैट इज 150 वोट पर मीटर स्क्वायर। बस तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा वोट में आंसर मिल जाएगा। अरे भाई इसमें तो नया कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो एक काम करते हैं, ग्लास विंडो सिर्फ विंडो की ही ग्लास है। ओके, हाँ बाकी कहीं पर ग्लास उसने नहीं बताए हैं, तो जितने ग्लास है वहां पर ये फैक्टर हम अप्लाई कर देंगे। ओके, चलो तो साउथ से स्टार्ट करते हैं। तो साउथ में एक विंडो का एरिया 3 मीटर स्क्वायर, इतनी 4 विंडो है तो ये 4 इतना एरिया हो गया। ओके, और कितना सोलर हीट गेन फैक्टर है साउथ वॉल के लिए 150 है, तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना सोलर हीट गेन साउथ से आएगा। ओके, सिमिलरली अब हम सोलर हीट गेन फैक्टर फॉर ईस्ट ग्लासेस के लिए बात करते हैं। ये ईस्ट में जो विंडो ग्लासेस है उसमें कितना सोलर रेडिएशन आएगा वो देख लेते हैं। ओके, हाँ तो उसमें 50 है सोलर हीट गेन फैक्टर, so multiply by 3 is the area of one window, multiply by there are 4 windows into east face में ऐसे 4 विंडो है। ओके, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो सोलर रेडिएशन से इतना हीट आएगा 600 वोट। ओके, सिमिलरली उसने वेस्ट फेसिस पर भी विंडोज हैं हमारे। हाँ कितने हैं, 4 विंडो है, एक विंडो का एरिया 3 है। ओके, और यहाँ पर सोलर हीट गेन फैक्टर कितना है 350 है। देखो वेस्ट में सबसे ज़्यादा है 350, तो उसमें विंडोज इतने आएंगे। ओके, सॉरी हीट गेन वेस्ट फेस से इतना होगा। ओके, चलो तो टोटल कर देंगे 1800 प्लस 600 प्लस 4200, 1800 प्लस 600 प्लस 4200, टोटल विल बी 6600 किलोवाट। Okay, so we can say that direct radiative heat transfer that is 6.6 kilowatt. Okay, हाँ चलो तो ये हो गया सोलर हीट गेन थ्रू ग्लास वॉल्स। ओके, अब उसने सोलर हीट गेन थ्रू वॉल्स नहीं लिखा है तो हम वो भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, एज्यूम दैट वहाँ से कुछ नहीं हो रहा। ओके, और इट इज़ निग्लिजिबल। ओके, चलो सो दिस 2 सोलर हीट गेन फ्रॉम ग्लास वॉल्स आर ऑल्सो कम्प्लीटेड। ओके, देखो हाँ जितने सब टॉपिक से सेंसिबल और लेटेंट हीट गेन आता रहता है वो हम कंक्लूजन में लिखते जाएंगे। हाँ, वरना एग्जाम्पल में तो कुछ नहीं है, एग्जाम्पल का लेंथ ही ज़्यादा है। ओके, तो हमें डेटा मैनेजमेंट जरा अच्छे से करना है। तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में यहाँ पर सेपरेटली लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ सेंसिबल हीट है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, सेकंड पॉइंट में भी टोटल सेंसिबल हीट हमने कैलकुलेट कर दिया, लेटेंट हीट नहीं है तो वो 0। ओके, चलो अब नेक्स्ट थर्ड हमने क्या प्लानिंग किया था, हीट गेन फ्रॉम द पर्सन्स। ये पर्सन्स में से कितना हीट गेन होता है वो हमने प्लानिंग किया था। ओके, बस तो पर्सन में उसने डायरेक्टली दे दिया है। सेंसिबल हीट कितना है, 1% से को सेंसिबल हीट उसको ठंडा करने के लिए कितना वोट चाहिए, 75 वोट चाहिए। सो सेंसिबल हीट फॉर टोटल पर्सन्स विल बी 75 किलो वोट फॉर 1 पर्सन। और उसमें कितने पर्सन है, 100% है। ओके, तो 100%, 1 पर्सन का 75, तो 100 का कितना हो गया 7500 वोट। उतना सेंसिबल हीट ये इंसानों को ठंडा करने के लिए चाहिए। ओके, तो टोटल सेंसिबल हीट कितना हो गया टू कूल द पर्सन, दैट इज 7.5 किलो वोट। ओके, हाँ अब दूसरा, ये सिर्फ पर्सन आएंगे तो सिर्फ पर्सन को ठंडा नहीं करना है, वो लोग जैसे आएंगे ना तो उसका बॉडी इक्विवेलेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने की ट्राई करेगा। और वो किसे ट्राई करेगा, वो पसीना इमिट करके। ओके, हाँ तो वो लिक्विड मीन्स स्वेट विल बी इन फॉर्म ऑफ द लिक्विड, वो उसके स्किन पर लिक्विड के फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो वो लिक्विड को हमें इवोपरेट करना है। ओके, तो वो लिक्विड को इवोपरेट करने के लिए जितनी भी हीट चाहिए उसे वो कहता है लेटेंट हीट। ओके, हाँ तो वो पसीने की वजह से जो हीट
बढ़ रहा है उसे हम लेटेंट हीट के कैटेगरी में डालेंगे। ओके, तो एक पर्सन का पसीने को एब्सॉर्ब करवाने के लिए 55 वोट हीट चाहिए, तो ऐसे 100 पर्सन्स है। ओके, तो टोटल लेटेंट हीट कितना हो जाएगा 5500 वोट। ओके, हाँ, सो टोटल विल बी 5.5 किलो वोट, लेकिन दैट विल बी कैटेगराइज इनटू द लेटेंट हीट कैटेगरी। ओके, चलो तो यहाँ दोनों हीट आ गई। सेंसिबल हीट दैट इज 7.5, तो उसको हम कंक्लूजन यहाँ पर लिख देते हैं, ये कैलकुलेशन का पर्सन्स के रिलेटेड कैलकुलेशन का, कि सेंसिबल हीट इज 7.5 किलोवाट एंड लेटेंट हीट इज 5.5 किलोवाट। ओके, चलो, सो दिस मच लोड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय पर्सन्स। ओके, हाँ, कि कितने स्टूडेंट्स ये लेबोरेटरी में आए तो वो पर्सन्स एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर इतना लोड प्रोड्यूस करेंगे। ओके, चलो, तो अब ये हो गया पर्सन्स के लिए। चलो, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि एयर ड्यू टू इनफिल्टरेशन। ओके, हाँ, कि इनफिल्टरेशन की वजह से या डोर से या फिर वो मतलब कि उसका रिक्वायरमेंट भी है। ओके, हाँ, कि कितना कि 1 एयर चार्ज जितना रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये एयर कितना लोड प्रोड्यूस करेगा, तो ऑलरेडी हमने देखा है कि एयर जो बाहर से अंदर आएगी तो उसका बाहर की एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, और वो जब अंदर आएगी तो उसको कूल करके हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। उसका मीनिंग क्या हो गया कि वो सेंसिबल हीट भी लोड अप्लाई करेगा। और दूसरा, बाहर की एयर में तो वेपर के फ्रैक्शन ज़्यादा है, क्यों, देखो उसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और अंदर हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम चाहिए। ओके, मतलब कि वो सब वेपर उतना जितना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम हुआ उतना वो वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा। हाँ, ऑलरेडी हमें पता है कि जब हम एयर को कूल करते हैं तो एयर में जो वेपर होते हैं वो कूलिंग की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से हीट एब्सॉर्ब करना होता है, तो वो हीट को भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ही कैरी करना पड़ेगा। सो दैट विल ऑल्सो प्रोड्यूस द कूलिंग लोड। ओके, तो ये इनफिल्टरेशन एयर दोनों टाइप का हीट प्रोड्यूस करेगी, सेंसिबल हीट एज वेल एज लेटेंट हीट। ओके, चलो, तो हम क्या करते हैं, हाँ, अब ये एयर की बात आ गई, एयर की हमें सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट चाहिए, तो आप ही मुझे बताओ, अब जो कोई मैं एयर का एग्जांपल दूं और उसमें मैं बताऊं कि कितना सेंसिबल हीट और कितना लेटेंट हीट चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या याद आ जाएगा, हाँ, सबसे पहले हमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट याद आ जाएगा, क्योंकि ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट आ जाएगा ना तो हमें इजीली सब हीट ट्रांसफर पता चल जाएगा। ओके, हाँ, तो हम क्या करते हैं कि आउटडोर एयर है ना उसको पहले मार्क कर देते हैं। तो आउटडोर एयर का कंडीशन क्या है, 43 डिग्री सेंसिबल हीट, देखो ये 40 है, ये 45 है, तो ये 43 डिग्री यहाँ पर आएगा। ओके, 43 डिग्री सेंसिबल हीट। ओके, एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.02777, तो यहाँ पर देखो 0.0277 है और 0.028 है, तो इसके बीच में 0.277 आ जाएगा। ओके, तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। सो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट आउटडोर एयर कंडीशन। आउटडोर में जो एयर का कंडीशन है वो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाहर की एयर का कंडीशन ये है। ओके, जब अंदर आएगी तब उसका एयर का कंडीशन क्या हो जाना चाहिए, हाँ, तो ये हो जाना चाहिए कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो ये रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना चाहिए, 0.01, हाँ, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.01, तो सीधा उसने दे दिया है। ओके, 0.01। ओके, चलो, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ से वर्टिकल लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है दैट इज अवर इनडोर एयर कंडीशन। ओके, तो ये एयर का कंडीशन आउटडोर से इंडोर पर लाने का काम कौन करता है, तो अवर एयर कंडीशनिंग सिस्टम ये करता है। ओके, ये एयर को यहाँ से यहाँ लाने का काम कौन करता है, तो एयर करता है, सॉरी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम करता है। तो आप ही मुझे बताओ कि इफ आई आस्क व्हाट इज द कूलिंग लोड दैट इज रिक्वायर टू शिफ्ट एयर कंडीशन फ्रॉम आउटडोर कंडीशन टू इंडोर कंडीशन, तो आप सीधा मुझे बता दोगे कि यहाँ से एंथैल्पी ले लो, H1 माइनस H2 इतना किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर जितना कूलिंग लोड प्रोड्यूस होगा। ओके, हाँ, लेकिन देखो आप सीधा तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें
रूम सेंसिबल हीट और रूम लेटेंट हीट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हाँ डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा क्यों करना है, हाँ क्यों, क्योंकि हमें सेंसिबल और लेटेंट हीट अलग अलग कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि टोटल प्रोसेस इज दिस इंडोर टू आउटडोर, लेकिन हम क्या करेंगे उसको लेटेंट और सेंसिबल के फॉर्मेट में यहां पर जाएंगे। तो हम किस तरह से जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर हाउ मच लेटेंट हीट विल बी प्रोड्यूस। तो ये इंडोर कंडीशन से हम वर्टिकली नीचे आएंगे। ओके, सो दिस मच हीट विल रिक्वायर विच इज फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ सेंसिबल हीट। क्यों, क्योंकि देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज हुई। ओके, मतलब कि वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए, तो कि इतना चाहिए। ओके, बाद में यहां से हॉरिजॉन्टली हम इंडोर कंडीशन पर जाएंगे, ये पाथ पर। ओके, तो देखो यहां पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहता है और सेंसिबल हीट हमारा कम हो रहा है। ओके, हाँ, तो दिस विल बी द अवर सेंसिबल हीट एंड दिस लाइन विल इंडिकेट अवर लेटेंट हीट। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों सेपरेट ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, अल्टीमेटली देखो सेम ही आने वाला है, हाँ, कि आप एंथैल्पी जो देखोगे ना, ओके, कि टोटल कैलकुलेट करो तो कि टोटल एंथैल्पी H1 माइनस H2 इज इक्वल टू दिस, कि यहां से इस तरह से जाओगे तो भी, ओके, कि लेटेंट हीट दैट इज H1 माइनस HX एंड सेंसिबल हीट मतलब कि यहां से लेकर यहां तक दैट इज सेंसिबल हीट मीन्स दिस मच लेंथ। ओके, तो वो भी टोटल हीट ही आएगा, टोटल हीट ही आएगा। ओके, हाँ, तो हम ये रास्ते पर जाएंगे, लेटेंट हीट को पहले कैलकुलेट करेंगे, बाद में सेंसिबल हीट कैलकुलेट करेंगे। लेटेंट हीट मतलब कि इतना हीट पहले कैलकुलेट करेंगे, ओके, बाद में इतना हीट बाद में कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो क्योंकि हमें दोनों सेपरेट चाहिए, लेटेंट और सेंसिबल हमें सेपरेट चाहिए इसीलिए। ओके, चलो तो अब मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मूव इन दिस डायरेक्शन विच इज लेटेंट हीट इन नेचर। So what is the latent heat absorption required to transfer outdoor condition to indoor condition? हाँ, मतलब कि यहाँ से यहाँ ये टोटल प्रोसेस हो गया। टोटल प्रोसेस का लेटेंट हीट फ्रैक्शन विल बी H1 माइनस HX। ओके, हाँ, सो दैट इज H1 माइनस HX, लेकिन ये तो कौन से फॉर्मेट में आएगा, किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर के फॉर्मेट में आएगा। ना ना ना, हमें केजी पर किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर नहीं चाहिए, हमें तो किलो वोट चाहिए। तो क्या लेना पड़ेगा, हमें मास फ्लो रेट ऑफ एयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट दिस केजी एंड केजी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ एयर, दैट इज केजी पर सेकंड। ओके, और इसका यूनिट हो गया केजी पर किलो जूल पर केजी। तो केजी ऑफ ड्रायर जो क्रॉस कर देंगे तो अल्टीमेटली यूनिट विल बी किलो जूल पर सेकंड। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ मास फ्लो रेट ऑफ एयर। ओके, सो दैट वी कैन गेट यूनिट किलो जूल पर केजी। तो हमें ये यूनिट किलो जूल पर सेकंड के फॉर्मेट में मिल जाएगा। ओके, हाँ, तो मास फ्लो रेट का केजी चला जाएगा और एंथैल्पी का केजी चला जाएगा। तो एंथैल्पी का किलो जूल बाकी रहेगा और मास फ्लो रेट का सेकंड बाकी रहेगा। सो अल्टीमेट यूनिट विल बी किलो जूल पर सेकंड। ओके, चलो तो मास फ्लो रेट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलो सो हियर H1 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर पॉइंट मार्क हो गया, उसका मतलब कि एंथैल्पी पता चल गया। कितना आ रहा है कि 110 और 115 के बीच में है, और प्रिसाइजली देखोगे तो 113 आ गया। चलो सो एंथैल्पी H1 इज कंप्लीटेड, H1 तो हो गया, H1 का बंदोबस्त हो गया। ओके, HX का भी बंदोबस्त हो जाएगा। ओके, दिस पॉइंट यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और इंडोर कंडीशन से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये पॉइंट ऑलरेडी हमें मिला है। तो उसको कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन पर जाएंगे तो हमें एंथैल्पी यहाँ पर मिल जाएगा। देखो 70 के नज़दीक है। ओके, हाँ, तो 70 के नज़दीक 69 आ गया। ओके, तो HX भी हमें मिल गया। अब किसी भी तरह से मास फ्लो रेट ऑफ एयर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, हाँ, तो मास फ्लो रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाँ, तो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू वी नो दैट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके, हाँ, तो वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाँ, तो हमें वॉल्यूम ऑफ ये हमारे लेबोरेटरी का वॉल्यूम चाहिए। हाँ, तो लेबोरेटरी का वॉल्यूम कितना है, दैट इज लेंथ विड्थ इनटू हाइट। ओके,
एंड व्हाट इज द एयर चार्ज, 1 सेकंड में कितना एयर चार्ज होना चाहिए, 1 फ्रैक्शन, ओके, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 60, ओके। तो 60 किसके लिए, वो पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट के लिए, सॉरी मिनट को सेकंड, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। हाँ, तो दैट इज एयर कंडीशन, एयर चार्ज 1, ओके। चलो, तो 1 मैंने एयर चार्ज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अप्लाई कर दिया, ओके। हाँ, 60 तो सिर्फ मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी, हाँ मैं अभी तक जो कह रहा था ना, 1 चार्ज इंडिकेट हाउ मच वॉल्यूम फ्लो रेट रिक्वायर फॉर पर सेकंड नहीं, वो पर आवर होता है, सॉरी, हाँ। तो अभी का दोबारा आपको बता देना कि पर आवर होता है, ओके, कि 1 घंटे में कितनी बार ये चेंज हो जाना चाहिए, ओके। तो उसने बताया कि एयर चार्ज का मीनिंग क्या है कि पर आवर, 1 आवर में कितना एयर चेंज हो जाना चाहिए, कितना फ्रैक्शन ऑफ एयर चेंज होना चाहिए, तो दैट इज 1 फ्रैक्शन, ओके। मतलब कि जितना वॉल्यूम ऑफ एयर है वो 1 घंटे में पूरा एयर चेंज हो जाना चाहिए, उसका मीनिंग ये है, ओके। दैट इज कॉल्ड एज एयर चार्ज, ओके। हाँ, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, ओके। मैं सेकंड बोल रहा था, दैट वाज रॉन्ग, हाँ मुझे अभी याद आया कि मैं पर सेकंड बोल रहा था, दैट वाज रॉन्ग, ओके। हाँ, सो प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज रेक्टिफाई इट, एंड इट इज पर आवर, ओके। हाँ, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, ओके। उसने लेंथ भी दे दिया है 30, विड्थ भी दे दिया है 20, ओके, और हाइट भी दे दिया है 4, ओके। तो हमें लेबोरेटरी का वॉल्यूम पता है, एयर चार्ज उसने दिया है 1 फ्रैक्शन, ओके, पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60, ओके। चलो, सो दिस मच इसका यूनिट है मीटर क्यूब, एंड दैट इज पर आवर था, उसको 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, सो अल्टीमेट यूनिट विल बी मीटर क्यूब पर मिनट, ओके। बस, तो डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब एयर का डेंसिटी तो पता है ना कितना होता है, हाँ, डेंसिटी ऑफ एयर, ओके। हाँ, तो ये मास फ्लो रेट के बदले मैंने रो इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट लिख दिया। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.22, वो आपको याद रखना है, ओके। आप कहोगे कि सर आपने ही तो बताया था कि कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, तो ये क्यों रट्टा मारना है, हाँ बिल्कुल भी ये भी रट्टा नहीं मारना है, कि डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.22, हाँ, आपको कैलकुलेट करना है, हाँ। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एयर, हाँ, दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू MRT, ओके। हाँ, वो इक्वेशन हमें पता है, PV इज इक्वल टू MRT, ओके। तो M के नीचे वॉल्यूम ले लिया, हाँ, ये वॉल्यूम को मैंने M के नीचे ले लिया, तो वो क्या हो गया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसलिए क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, ओके। हाँ, तो आपको क्या करना है, कि यहाँ पर एयर का प्रेशर कितना है वो प्रेशर यहाँ पर लिख दो, ये एयर का टेम्परेचर कितना है वो टेम्परेचर यहाँ पर लिख दो, ओके। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ एयर, हाँ वो तो याद ही रखना है 287, नहीं याद रखोगे तो रेफ्रिजरेशन टेबल में दिया है वहाँ से देख लो, ओके। सो दैट यू विल गेट दिस डेंसिटी, ओके। हाँ, सो रिमेंबर, हाँ अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी मैं वो स्टेटमेंट पर स्ट्रिक्ट हूँ, इंजीनियरिंग में कुछ भी रट्टा नहीं होना चाहिए, स्टिल आई एम टेलिंग, इंजीनियरिंग में कुछ भी रट्टा नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ से डेंसिटी कैलकुलेट कर दो और वो डेंसिटी यहाँ पर मार्क कर दो, ओके। हाँ, यू विल गेट नियरली अबाउट 1.2, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो नियरली अबाउट 1.2 के आसपास मिलेगा, ओके। बट डोंट वरी, 1.22 इज ऑल्सो सेफ, ओके। हाँ, तो नहीं कैलकुलेट करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, देन यू कैन सेफली कंसिडर इट एज अ डेंसिटी ऑफ एयर 1.22, ओके। हाँ, नाउ वॉल्यूम फ्लो रेट वी हैड जस्ट कैलकुलेटेड 40 मीटर क्यूब पर मिनट, नहीं पर मिनट नहीं, हमें किलो वोल्ट में चाहिए, जूल पर सेकंड में चाहिए, तो वो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज डिवाइडेड बाई 60, ओके। सो दिस 60 इज टू कन्वर्ट दिस मिनट इनटू सेकंड, ओके। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये 60 से हमने डिवाइड किया, ओके। H1 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड 113, ओके। HX इज ऑल्सो ऑलरेडी कंप्लीटेड, दैट इज 69, सो लेटेंट हीट इज 35.4 किलोवाट, ओके। चलो, सो आवर लेटेंट हीट इज 35.4 किलोवाट, ओके। चलो, तो ये कंक्लूजन हम यहाँ पर लिख देते हैं, ओके। बस उसी तरह से सेंसिबल हीट कैलकुलेट कर देंगे और क्या करेंगे, ओके। हाँ, सो सेंसिबल हीट इज इक्वल टू व्हाट, अगेन m डॉट, बट नाउ सेंसिबल हीट इज दिस, हाँ ये वाला प्रोसेस हमारा सेंसिबल हीट है, ओके।
तो उसका एंथैल्पी ड्रॉप कितना हो रहा है, दैट इज HX माइनस H2। ओके, हाँ, सो दैट इज HX माइनस, सॉरी ये H1 नहीं है, H2 है। हाँ, सो प्लीज चेंज, हाँ, दिस इज H2, ये H2 है, ये गलती से मैंने H1 लिख दिया है। ओके, H2। ओके, हाँ, मल्टीप्लाई बाई मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट इज ओनली टू कन्वर्ट आवर यूनिट ऑफ एंथैल्पी किलो जूल पर केजी के फॉर्मेट में है, तो उसको जो हम किलो जूल पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम विल गेट कैंसल एंड किलो जूल पर सेकंड विल लेफ्ट, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाई विद मास फ्लो रेट ऑफ एयर। ओके, बस, तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर सेम ही है ये तो। ओके, तो सेम मास फ्लो रेट ऑफ एयर इतना, ये सेम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, एंथैल्पी दैट इज 69 माइनस 51 है, हाँ, 69 माइनस H2, ओके, दैट इज 51। ओके, तो उससे हमें ये सेंसिबल हीट मिल जाएगा 14.7, तो वो भी लिख देंगे, टोटल सेंसिबल हीट इज इक्वल टू 14.7। ओके, चलो, तो इस तरह से दोनों मिल गया। ओके, देखो, हाँ, एक और मैं बात बताता हूँ, बुक में ये इक्वेशन रट्टा मारने के लिए बताया है, लेकिन एक बात याद रखना है, हमें रट्टा नहीं चाहिए, हमें रट्टा याद ही नहीं रखना है। इक्वेशन बुक में बताया कि ये इक्वेशन रट्टा मारना है, लेकिन हम रट्टा नहीं मारेंगे। हम कोई इक्वेशन का रट्टा नहीं मारेंगे। ओके, हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। ओके, हाँ, हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। हाँ, नो प्रॉब्लम। जनरली इंडस्ट्री में और मतलब कि जनरल प्रैक्टिस में यही फार्मूला यूज़ होता है। ओके, लेकिन अभी हम कंसेप्चुअली ज़्यादा जाएंगे। ओके, वरना आप लोग ये सब इक्वेशन के रट्टे मारने स्टार्ट कर दोगे और पता भी नहीं चलेगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आएगी। ओके, हाँ, तो ये इक्वेशन हमें यूज़ नहीं करना है। मैं कहता हूँ हम इसी तरह से फंडामेंटली कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो, सो दिस इज द हीट गेन ड्यू टू इनफिल्टरेशन ऑफ एयर। ओके, हाँ, लेकिन सिर्फ इनफिल्टरेशन से नहीं, उसने बताया है कि 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन, दैट इज वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, मतलब कि उतना एयर हमें बाहर से फ्रेश एयर डालना ही है कंपलसरी। ओके, पर पर्सन, ये उसका कुछ रूल होगा इसीलिए। ओके, तो उतना जो हमें एयर वो वेंटिलेशन के लिए करना है, तो वो दोबारा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें कितना लोड आता है। ओके, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, और क्या करेंगे। ओके, हाँ, कि वो भी आउटडोर से इंडोर कंडीशन में ही आ रहा है, तो सेम हमारा आउटडोर इंडोर तो हमारा सेम ही रहा। ओके, हाँ, तो सेम। ओके, दिस इज द लेटेंट हीट फैक्टर, दिस इज द सेंसिबल हीट फैक्टर। ओके, बस उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे कि लेटेंट हीट इज इक्वल टू m डॉट H1 माइनस HX। ओके, H1 माइनस HX। ओके, हाँ, दिस मच लोड। ओके, बट हियर मास फ्लो रेट विल बी डिफरेंट। ओके, हाँ, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू ऑब्वियसली density into volume flow rate, but here what is the volume flow rate requirement, 0.3 meter cube per minute, 0.3 meter cube per minute per person। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100% मार्क कर देंगे, क्योंकि कितने पर्सन है, हाँ, 100 स्टूडेंट ये लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। ओके, सो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, सो टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट रिक्वायरमेंट इज 30 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, हाँ, तो यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट वेंटिलेशन के लिए 30 मीटर क्यूब पर मिनट चाहिए। ओके, चलो, सो वॉल्यूम फ्लो रेट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। चलो, सो अगेन मास फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू H1 माइनस HX। डेंसिटी 1.22 ले लेना है। हाँ, वंस अगेन ले लेना, जो नहीं है तो कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, हाँ, वॉल्यूम फ्लो रेट दैट इज 30 मीटर क्यूब पर मिनट है ये। ओके, हाँ, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, तो ही तो हमें जूल पर सेकंड के फॉर्मेट में मिलेगा, तो ही तो किलोवाट कर पाएंगे हम। ओके, हाँ, तो हम 60 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो कन्वर्ट मीटर मिनट इंटू सेकंड। ओके, मल्टीप्लाई बाई H1। हाँ, तो H1 कितना है, 113। HX कितना है, 69। ओके, so this latent heat requirement for ventilation air that is 26.6 kilowatt। ओके, चलो, तो लेटेंट हीट यहाँ पर लिख देते हैं 26.6 किलोवाट। ओके, चलो, तो अब सेंसिबल हीट के लिए ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दिस प्रोसेस इंडिकेट द सेंसिबल हीट, तो उसका एंथैल्पी ड्रॉप कितना हो गया, HX माइनस H2। ओके, हाँ, तो यहाँ पर देखो HX माइनस H2 है, ये H1 नहीं है, H2 है। ओके, हाँ, मास फ्लो रेट वो तो अभी कैलकुलेट किया हमने, वॉल्यूम फ्लो रेट को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये तो सीधा ही लिख देना है मास फ्लो रेट के लिए। ओके, HX दैट इज 69,
ओके। H2 दैट इज 51, तो यहाँ पर 51 लिखना है। ओके, सो दैट विल बी 11.04, सो सेंसिबल हीट विल बी 11.04। ओके, हाँ देखो, हाँ टोटल हीट विल बी सेम, हाँ समेशन ऑफ बोथ, टोटल हीट आपका समेशन ऑफ बोथ हो जाएगा। ओके, लेकिन हमें सेंसिबल और लेटेंट अलग अलग कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने लेटेंट और सेंसिबल सेपरेटली कैलकुलेट किया। ओके, तो ये हो गया हीट ड्यू टू वेंटिलेशन, हीट लोड ड्यू टू वेंटिलेशन एयर। ओके, अगेन हाँ बुक में ये इक्वेशन से फाइंड आउट किया है, हाँ लेकिन हम इक्वेशनों का रट्टा नहीं मारेंगे। ओके, हाँ यू विल गेट सेम आंसर। ओके, थोड़ा बहुत आपका आंसर वेरी होगा, क्यों? क्योंकि हम एंथैल्पी साइक्रोमेटिक चार्ट से मार्क कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इससे ज़्यादा एक्यूरेट ही हमारा होगा। ओके, क्योंकि ये इक्वेशन तो जनरल इक्वेशन है, जबकि हमने बहुत स्पेसिफिकली यही वैल्यूज के लिए ये वॉल्यूम फ्लो रेट और इसका इक्वेशन लिया है। ओके, सो दैट इज दिस इज मोर स्पेसिफिक, आई विल से आवर मेथड विल बी मोर एक्यूरेट। ओके, चलो, सो दिस इज द हीट अगेन ड्यू टू वेंटिलेशन ऑफ एयर। ओके, चलो तो एक ही बाकी रहा, दैट इज हीट लोड ड्यू टू दिस लाइटिंग। ओके, हाँ तो लाइटिंग के लिए तो उसने दे ही दिया है 15 वोट पर मीटर स्क्वायर, 15 वोट पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो मीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर है? हाँ तो वो कितना है 30 मल्टीप्लाई बाई 20, क्योंकि ये फ्लोर एरिया बताया है। हाँ हाँ, फ्लोर एरिया के रेफरेंस से है। ओके, तो वो 30 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे, तो दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली वोट। चलो ये वोट के फॉर्मेट में ही आएगा। ओके, सो दिस मच लाइटनिंग लोड इज रिक्वायर, टोटल लाइटनिंग लोड रिक्वायरमेंट। ओके, हाँ मल्टीप्लाई बाय यूजेज फैक्टर। देखो यूजेज फैक्टर मतलब कि क्या है कि एट ए टाइम कितनी लाइट आप चालू रखोगे, दैट इज द यूजेज फैक्टर। ओके, हाँ तो उसने यूजेज फैक्टर कुछ भी नहीं दिया है। देखो उसने ये अलाउंस फैक्टर दिया है, दैट इज 25। हाँ 1.25 इज द अलाउंस फैक्टर, दैट इज 1.25। अलाउंस फैक्टर मतलब कि क्या कि सिर्फ लाइट नहीं, हो सकता है कि यहाँ पर कंप्यूटर पड़ा है तो वो कुछ रेडिएशन करेगा, प्रिंटर पड़ा है तो वो भी कुछ हीट लोड प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए वो अलाउंस रखा है कि जो उसने नहीं बताया है उसके लिए उसने अलाउंस फैक्टर दिया है। ओके, बट यूजेज फैक्टर मतलब कि क्या है कि कितना फ्रैक्शन यूज आता है। ओके, हाँ तो अब कोई आपको बता देता है कि जब एसी चालू है तो 50% लाइट बंद है, हाँ ऐसा जो डेटा दे दिया, तो हमें यूसेज फैक्टर क्या लेना है 0.5 लेना है। ओके, हाँ कि जब एसी चालू है तो पूरी की पूरी लाइट नहीं चल रही है, सिर्फ 50% लाइट चल रही है, तो यहाँ पर 0.5 बताना है, लेकिन उसने यूसेज फैक्टर देखो दिया ही नहीं है। ओके, दिया नहीं है इसलिए हम सेफ साइड एज्यूम करेंगे कि वो 100% चालू ही होगी, ऐसा एज्यूम कर देंगे। ओके, हायर साइड पर जाएंगे। ओके, नहीं दिया है इसलिए 1 हमने एज्यूम किया है। हाँ, सो दिस इज अवर एज्यूम्शन। ओके, नहीं दिया है इसीलिए हम 1 एज्यूम कर देंगे, सो भी लाइट चला के रखिए। ओके, हाँ सो क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अलाउंस फैक्टर एंड यूजेज फैक्टर। हाँ, अलाउंस फैक्टर मतलब कि जो और कोई डिवाइस होगा जो कि कंसिडरेशन में नहीं लिया है उसके लिए अलाउंस फैक्टर, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, अलग वो थिंग, या फिर और थोड़ी बहुत लाइट वो भी उसमें आ गया। ओके, यूजेज फैक्टर मतलब कि क्या कि जब एसी चल रहा है उस वक्त कितना फ्रैक्शन यूज में है वो। ओके, कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। ओके, चलो तो जितनी भी डिवाइस है, कंप्यूटर होगा, प्रिंटर होगा, लाइट होगा, वो कोई भी लिक्विड ट्रांसफर नहीं करेगा, इसलिए जो भी लोड इसकी वजह से क्रिएट होगा दैट विल बी सेंसिबल इन नेचर ओनली, वो सेंसिबल नेचर का ही होगा, लेटेंट हीट नेचर का नहीं होगा। ओके, हाँ तो यहाँ से जितना भी आया दैट इज सेंसिबल हीट इन नेचर, दैट इज 11.25। ओके, चलो तो सभी लोड हमने कैलकुलेट कर दिए। ओके, चलो तो अब क्या करेंगे, सभी को समेशन कर देंगे। ओके, हाँ सब समेशन कर देंगे, कौन सा वाला समेशन, हाँ तो देखो याद रखना है। हाँ पहले सेंसिबल हीट के लिए कैलकुलेट करेंगे। हाँ तो सेंसिबल हीट 44.788, सेंसिबल हीट 6.6, देन आफ्टर 7.5, देन आफ्टर 14.7, देन आफ्टर 11.4, तो हाँ देन आफ्टर 11.25, तो सभी सेंसिबल हीट हाँ वो समेशन कर लेते हैं 44.788, 6.6, 7.5, 14.7, 11.05, 11.4, 11.25। ओके, हाँ लेकिन देखो उसने थोड़े बहुत फैक्टर दिए हैं। हाँ
हाँ कि उसने कौन कौन से फैक्टर दिया है, सेफ्टी फैक्टर दिया है दैट इज 5%, फैन फैक्टर फॉर फैन दिया है दैट इज 5%, ओके 5% को फ्रैक्शन में लिख देंगे 0.05, फैक्टर फॉर लीक एयर सप्लाई, ओके लीक एयर सप्लाई के लिए उसने 1% दिया है, फैक्टर फॉर लीक एयर फ्रॉम डक्ट दिया दैट इज 0.5%, तो उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे 0.005, ओके हाँ तो वो सब फैक्टर हम ऐड कर देंगे, तो उतना फैक्टर हमें ज़्यादा रूम सेंसिबल हीट लेना है, ओके हाँ 1 तो होता ही, कुछ भी नहीं होता तो 1 तो होता ही इसीलिए, ओके हाँ ये 1 मतलब कि ये फैक्टर की वजह से नहीं है, हाँ कुछ नहीं होता ना, ये सब 0 होता ना तो अभी ये तो 1 तो होता ही यहाँ पर, ओके इसके लिए 1 है रूम सेंसिबल हीट, ओके हाँ तो इतना हमें ओवरलोड कंसीडर करना है, यू कैन से दिस इज ओवरलोड, ओके अरे भाई वो आप मशीन डिजाइन में भी कैलकुलेट करते हो ना, वो वेरिएबल लोड कंडीशन में कि सरफेस रफनेस फैक्टर, देन आफ्टर लोडिंग फैक्टर, वो सब क्या करते हो, हाँ वो सब उसमें मल्टीप्लाई कर लेते थे, हाँ यहाँ पर हम समेशन कर लेंगे, ओके बस उतना ही है, ओके तो उतना ओवरलोड हमें कंसिडर करना है, ओके चलो सो टोटल रूम सेंसिबल हीट फैक्टर विल बी रूम सेंसिबल हीट विल बी 107 किलोवाट, ओके सिमिलरली अब लेटेंट हीट के लिए क्या करेंगे, लेटेंट हीट के लिए लेटेंट हीट सब समेशन कर देंगे, तो यहाँ पर तो लेटेंट हीट है ही नहीं, ओके यहाँ पर तो सिर्फ सेंसिबल हीट है तो ये तो 0 हो गया लेटेंट हीट, यहाँ पर भी लेटेंट हीट नहीं है तो इसका भी 0, ओके हाँ यहाँ पर लेटेंट हीट है 5.5, ओके देन आफ्टर लेटेंट हीट 35.4, देन आफ्टर लेटेंट हीट 26.6, ओके हाँ इसमें लेटेंट हीट नहीं है, ओके हाँ तो उतना ही लेटेंट हीट है, कितना 5.5, 35.4, 26.6, ओके हाँ उसमें सेफ्टी फैक्टर ले लेते हैं 5%, लीकेज एयर सप्लाई फैक्टर ले लेते 5, हाँ देखो फैन फैक्टर नहीं लेंगे, क्यों इसमें फैन फैक्टर नहीं लेंगे, क्यों क्योंकि फैन सिर्फ सेंसिबल हीट ही प्रोड्यूस करता है, लेटेंट हीट नहीं, इसलिए हमने ये वाला फैक्टर नहीं लिया, ओके और जनरली डक्ट लीकेज को भी हम लेटेंट हीट में कंसीडर नहीं करते हैं, ओके दैट इज यूजुअल प्रैक्टिस, ओके तो वो भी यहाँ पर नहीं लेंगे, ओके चलो तो सिर्फ लीकेज एयर सप्लाई लेंगे और सेफ्टी फैक्टर लेंगे, ओके हाँ सो दैट इज 6%, ओके सो दिस इज द रूम लेटेंट हीट, ओके चलो सो आई होप दैट हाँ सो टोटल हीट विल बी रिमेंबर this is the room sensible heat, this is the room latent heat, so room total heat that is equal to say room total heat is equal to 107 plus this one 71.6, okay बस यही उसने कैलकुलेट करने के लिए बताया था, उसने सिर्फ रूम सेंसिबल हीट कैलकुलेट करने के लिए बताया था, रूम लेटेंट हीट कैलकुलेट करने के लिए बताया था, ओके तो टोटल हीट आपका इतना होगा, ओके तो कितने टन का रेफ्रिजरेटर प्लांट लगाना पड़ेगा, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे 107 प्लस 71.6 जितना किलोवाट आएगा उसको टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में कन्वर्ट कर दो, ओके बाय डिवाइडिंग विथ 3.5, ओके तो उतना टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हो जाएगा, ओके so clear about how to find out ton of refrigeration means cooling load requirement for specific application, that is clear। चलो तो अब के बाद कोई जो आपके बताता ना कि यार मेरे घर में एसी लगाना है या बेडरूम में एसी लगाना है, ओके तो आप मुझे बताओ कि वो वेंडर को आप पूछोगे कि कितना टन का एसी लगाना है या आप खुद कैलकुलेट करोगे, हाँ आपको खुद को कैलकुलेट करना है, ओके हाँ क्योंकि आपका रूम है तो ये आपको सब वैल्यू पता है कि आपके रूम में कितने इंसान आएंगे, आपके रूम में कितना एसी है, आपकी साउथ वॉल का कितना लेंथ है, वो क्या आपके एरिया में वो टेम्परेचर कितना है, वो सब आपको पता है, उसको पता नहीं है, ओके हाँ तो देखो हाँ बेडरूम में कितने टन का एसी चाहिए, हमारे ड्राइंग हॉल में कितना एसी का टन चाहिए, वो सब आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है, ओके वो बताता है हाँ कि यार सर 2 टन का ले लो बहुत अच्छा रहेगा, अरे भाई 2 टन का वो पैसे हमारे जेब में से थोड़े डाल, हाँ उसको तो कमानी करनी है, हाँ
वो भले बोलता है 2 टन, आपको बोल रहा है ना मैंने कैलकुलेट करना किया है कि 2 टन नहीं, सिर्फ 1 टन का एसी काफ़ी है। ओके, उससे ज़्यादा आपको पता होगा। ओके, चलो, सो आई होप दैट कि अब के बाद जो आप एसी खरीदने के लिए जाओगे तो आप वेंडर को नहीं पूछोगे कि कितना टन का एसी लेना पड़ेगा, आप उसको पूछो, बोलोगे कि मुझे इतना टन का एसी चाहिए। ओके, हाँ, चलो, सो क्लियर अबाउट दिस कूलिंग लोड कैलकुलेशन। हाँ, ओके, अब वोल्टास वाला भी है, जो वोल्टास में भी जो कैंपस रिक्रूटमेंट में आ गए ना, हाँ, तो एटलीस्ट कह सकते हो आप कि सर आप जो बताओगे ना, उसमें कितना टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का सिस्टम चाहिए ना, वो मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। कि राजहंस में जो कभी मूवी देखने के लिए जाओ ना, तो वहाँ पर भी आप जरा बैठे बैठे 3 घंटे आपको मिलेंगे। हाँ, राजहंस में बैठे बैठे, हाँ, मूवी को अपने हिसाब से चलने दो, आपको वो 3 घंटे में क्या करना है कि वो राजहंस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्लान का कितना टन है वो 3 घंटे में कैलकुलेट करके मुझे बता देना है। ओके, चलो, सो 1 होमवर्क फ्रॉम माई साइड। व्हाट इज होमवर्क? राजहंस में पिक्चर देखने के लिए जाना है। ओके, और कितना टाइमिंग देता हूँ वो कैलकुलेशन के लिए? हाँ, 3 घंटे का टाइम देता हूँ। ओके, हाँ, ये मूवी आ गया, अरे यार बहुत अच्छा मूवी है। अरे आपको नहीं बताना है कि कोई भी पूछेगा मूवी कैसा था, हाँ, तो क्या, अरे भाई वो इतना अफलातंत्र था कि वहाँ पर 100 टन की एसी की ज़रूरत है। हाँ, आपका आंसर ये आना चाहिए। ओके, 3 घंटे में बैठे बैठे आपको पता चल जाना चाहिए कि राजहंस में सिनेमा में कितने टन का एसी लगाया होगा। ओके, हाँ, कैलकुलेशन हो जाएगा ना? हाँ, आराम से हो जाएगा। हाँ, लेंथ, विड्थ, हाइट, आउटडोर टेम्परेचर, इंडोर टेम्परेचर, वो सब आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है। ओके, लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, विड्थ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, टेम्परेचर सब कुछ कैलकुलेट कर दोगे। ओके, हाँ, तो अब जितने मूवी देखने जाते हो वो सभी टॉकीज के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन कैलकुलेट करना, दैट इज योर होमवर्क। ओके, कुछ सीखा कि नहीं सीखा? एटलीस्ट मूवी देखने तो वक्त सिर्फ मूवी नहीं देखना है कि आके और भी देखना है, वो भी आपको पता चल गया। ओके, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये एग्जांपल से एक तो कॉन्फिडेंस आ गया कि कितने टन का एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्लांट लगाना है वो हमको पता चल गया। एक बार कितने टन का लगा दिया, बाद में तो इवोपरेटर कॉइल का क्या डिज़ाइन होना चाहिए, वो कंप्रेसर का क्या डिज़ाइन होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी हमने वीसीआर सिस्टम में कैलकुलेट कर दिया है। ओके, so I hope that with this discussion you gain some knowledge for practical example. Okay, चलो, तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।